जिस पहले दिन तुमने उस अमीर घर की वारिस को डेट करना शुरू किया था, उसी दिन तुमने उससे साफ कह दिया था कि तुम उसके सर्कल की बुरी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर वो कभी ब्रेकअप करना चाहें तो उसे तुम्हें सीधे बताने की जरूरत नहीं है। बस जिस दिन वो उन अमीर लोगों के खेल में शामिल होगी, तुम उसे आपसी सहमति से अलग होना मान लोगे। इसलिए जब तुम्हें पता चला कि वो चुपके से एक कॉलेज स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है, तो वो मुस्कुराई और समझाने लगी कि ये तो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ लगी एक शर्त है, और शर्त जीतने के बाद वो उस स्टूडेंट को भेज देगी। तुम बहस करने के मूड में नहीं थे और बस इतना कहा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर तुम मुड़े अपना सामान पैक किया और विला छोड़कर चले गए। उसने गुस्से में तुम्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि पहले की तरह इस बार भी तुम वापस आकर उसे मनाओगे। लेकिन वो भूल गई थी कि पिछले 6 सालों में उसने तुम्हें 483 बार ब्लॉक किया था और 282 बार ब्रेकअप की बात कही थी। मगर इस बार रिश्ता खत्म करने वाले तुम थे। तुम्हारे जाते ही लियू रुयान ने खुद पर से पूरा नियंत्रण खो दिया और सिर्फ 1 महीने में अपने पेट की हालत खराब कर ली। तभी उसे एहसास हुआ कि पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन तुम अब तक उसे मनाने वापस नहीं आए। पेट का दर्द असहनीय हो गया। आखिरकार वो टूट गई और उसने तुम्हें फोन किया, लेकिन पता चला कि उसे तुमने ब्लॉक कर रखा था। फिर उसने वांग मां का फोन लेकर तुम्हें कॉल किया और तुमने तुरंत फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से तुम्हारी परिचित और गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। लियू रुयान के मन में बहुत कुछ कहने को था। वो पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हारा मन भर गया और तुम कब वापस आओगे, लेकिन सारे शब्द उसके गले में अटक गए और आखिर में उसके मुंह से बस भर्राई हुई आवाज निकली, मुझे अटैक आया है। तुमने सपाट स्वर में जवाब दिया, अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूं। इतना कहकर तुमने तुरंत फोन काट दिया। लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। उसने फोन उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। पास खड़ी वांग मां स्तब्ध रह गई और मन ही मन बोली, वो मेरा फोन था। लियू रुयान ने अपना गुस्सा दबाया, ऊपर गई और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने खुद से कहा कि वो तुम्हारे बिना भी जी सकती है। क्या मजाक था? उसी समय लिन यान कार चलाकर विला पहुंचा, अपनी फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और अंदर आते ही बोला, सिस, मैं मॉम का शाही फरमान लेकर आया हूं। इस बार किन फैमिली के यंग मास्टर हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी। सिस घर पर हो? उसने भौहें सिकोड़कर लियू रुयान का नंबर मिलाया, लेकिन पास ही से रिंगटोन सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो फोन कॉफी टेबल पर पड़ा था। जब फोन यहीं था तो इंसान भी घर पर ही होगा। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे ऊपर चला गया। सिस अंदर हो? मॉम ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। आज रात किन फैमिली के साथ डिनर की बात मैंने बताई, सुनी ना? उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हो रहा है? अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। लिन यान ने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत वांग मां को फोन किया। वांग मां ने कहा, मिस पूरे समय घर पर ही थी और कहीं बाहर नहीं गई। उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, शायद फिर से अटैक आया है। इतनी शांति है, कहीं अंदर बेहोश तो नहीं हो गई? ये सुनते ही लिन यान जल्दी से अतिरिक्त चाबी लेने दौड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि लियू रुयान कागज की तरह सफेद चेहरा लिए फर्श पर गिरी हुई थी। 1 घंटे बाद ड्रिप के जरिए ठंडा तरल उसके शरीर में जाने लगा और असहनीय दर्द आखिर थोड़ा कम हुआ। लियू रुयान ने थकान से आंखें खोली। उसका गला ऐसा सूख रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। जियांग वान ने देखा कि वो जाग गई है तो तुरंत उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया। सिस्टर लियू, अब कैसा लग रहा है? शियाओ यान ने अभी फोन करके बताया कि आप बेहोश हो गई थी। हम सब तो डर के मारे तुरंत यहाँ दौड़े चले आए। लेकिन सच में सिस्टर लियू, आपको इस तरह अचानक हॉस्पिटल में देखकर हमारी तो जान ही निकल गई थी। लियू रुयान ने पूरे हॉस्पिटल के कमरे पर नजर डाली। सब लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि उसकी मॉम शू यूचिन भी, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने मन ही मन व्यंग्य से होंठ मोड़ लिए। कितने बेरहम हो। उसने पूछा, अब मेरी हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा, पिछले कुछ समय से आपकी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई है। ऊपर से इन दिनों आपने बहुत ज्यादा शराब पी है, जिसकी वजह से सीधे गैस्ट्रिक परफोरेशन हो गया है। लिन यान ने मुंह फुलाते हुए कहा, सिस, आपको पता भी है अभी आपकी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। उधर शू यूचिन उसके होश में आने के बाद से ही भौहें चढ़ाए बैठी थी। उन्होंने अचानक पूछा, चेन फैन कहाँ है? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी वो अभी तक क्यों नहीं आया? उनके इतना कहते ही पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। लियू रुयान बिना किसी भाव के चुप रही, जबकि जियांग वान और वांग केशन, जो पूरी बात जानती थी, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी हुओ शिन्युए ने सहज स्वर में कहा, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। क्या आप लोगों को पता नहीं था? शू यूचिन ने भौहें सिकोड़ ली। अब भी लड़ रहे हैं? इतने दिन हो गए। उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर लियू रुयान का चेहरा और भी उदास हो गया। वांग शिन्युए ने शू यूचिन की ओर देखकर कहा, आंटी, इस बार शायद दोनों का समझौता इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? अब क्या वो मेरे सामने भी नखरे दिखा रही है? शू यूचिन ने नाराज होकर कहा। लियू रुयान ने ठंडे स्वर में बीच में ही कहा, इस बार सच में सब खत्म हो चुका है। ब्रेकअप उसी ने किया है। इसके बाद शू यूचिन ने तुम्हें फोन लगाया। चेन फैन, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी बेटी जिसके साथ चाहती उसके साथ होती, लेकिन उसने तुम्हें चुना। ये तो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इतने सालों में उसने तुम पर कितना पैसा खर्च किया और बदले में तुमने उसे यही दिया? एहसान फरामोश। सड़क का आवारा कुत्ता भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। मेरी बेटी की हालत इतनी खराब है, अब तुम कब वापस आकर उसकी देखभाल करोगे? तुमने सिर्फ इतना कहा, सॉरी आपकी बेटी कैसी है, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर तुमने फोन काट दिया। शू यूचिन ने हार नहीं मानी और दोबारा फोन लगाया, लेकिन इस बार पता चला कि तुमने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया है। आधे घंटे बाद लिन यान बिना कुछ कहे तुम्हारे घर का दरवाजा लात मारकर खोलते हुए अंदर आया, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर घसीटने लगा। चलो हॉस्पिटल। मेरी सिस हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे अभी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम अपनी जगह से नहीं हिले। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसकी जिंदगी या मौत से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिस को गैस्ट्रिक परफोरेशन हुआ है? लिन यान ने अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। और फिर भी तुम नखरे दिखा रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है भी? इन 6 सालों में क्या मेरी सिस ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया? उसने तुम्हें विला में रखा, डिजाइनर कपड़े पहनाए और खर्च करने के लिए ब्लैक कार्ड तक दिया। बोलते बोलते लिन यान का गुस्सा बढ़ता गया। उसके पास खुद भी ब्लैक कार्ड नहीं था।
मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लेता था और आज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार हॉस्पिटल चलकर उसे देख लो, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं नहीं जाना चाहता। अब क्या तुम जा सकते हो? ठीक है। लिन यान अविश्वास से हंस पड़ा। आज जो कहा है उसे याद रखना। उम्मीद है कि तुम हमेशा इसी उसूल पर टिके रहोगे और बाद में मेरी सिस के पास समझौते के लिए रोते हुए नहीं जाओगे। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजे पर लात मारी और मुड़कर चला गया। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि गलियारे में पड़े कूड़े से ठोकर खा गया और गुस्से में बड़बड़ाया, ये कैसी कूड़ेदान जैसी जगह है, गंदी और बदबूदार, कमाल है। तभी उसका फोन बज उठा। सिस आप क्यों कॉल कर रही हैं? डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा था ना। उधर हॉस्पिटल में लियू रुयान अभी अभी होश में आई थी। उसे पता चला कि लिन यान तुम्हें ढूंढने गया है ताकि तुम्हें उससे मिलने ले आए। उसने चाहे जितना रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। उसने दोनों हाथ फैलाकर कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो कि वो उसे रोक नहीं सकी। लियू रुयान की आंखों में हलचल हुई। उसने पूरे 40 मिनट तक अनगिनत बार दरवाजे की ओर देखा। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने लिन यान को फोन किया। तुम कहाँ हो? लिन यान ने टालते हुए जवाब दिया, बस बाहर हूं। और कितनी देर लगेगी? लिन यान तुम्हें साथ नहीं ला पाया था और सच कहें तो उसका वापस हॉस्पिटल जाने का भी मन नहीं था। मैं अभी हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, पहले घर जाकर मॉम का चिकन सूप लेकर आता हूं। चेन फैन तुम्हारे साथ नहीं है? दूसरी तरफ की आवाज में आया बदलाव वो तुरंत समझ गया। लिन यान कुछ पल झिझका, फिर बोला नहीं। लियू रुयान ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसके होंठों के किनारे तन गए। तुमसे किसने कहा था कि उसे ढूंढने जाओ? मेरे हॉस्पिटल में भर्ती होने का उससे क्या लेना देना? क्या तुम्हें ब्रेकअप शब्द का मतलब समझ नहीं आता? अपने काम से काम रखो। ठीक है, गलती मेरी ही थी जो बीच में पड़ा। बीच में तो सिर्फ मैं ही पिस रहा हूं और तुम दोनों ही बड़े महान हो। अब तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से बात मत करना। लिन यान अब और नहीं रुका। क्या मतलब? लियू रुयान ने पूछा। लिन यान ने व्यंग्य से कहा। उसने कहा कि तुम्हारे मामलों से उसका अब कोई लेना देना नहीं है। तुम बीमार हो या मर जाओ, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हॉस्पिटल आकर तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। अब खुश हो? दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उसने फोन हटाकर देखा तो कॉल पहले ही कट चुकी थी। उधर हॉस्पिटल के कमरे में वांग मा ने लियू रुयान के उदास चेहरे और फर्श पर पड़े टूटे हुए फोन को देखा। हाँ, एक और फोन टूट गया। वांग मा ने सहज ही अपनी जेब में रखा, फोन कसकर पकड़ लिया। वही फोन जिसका पैसा उसे अभी अभी वापस मिला था। अब उसने दोबारा अपना फोन देने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह वांग केशन, जियांग वान और कुछ दूसरी सिस्टर्स उससे मिलने आई। वांग केशन के हाथ में एक सुंदर थर्मस था। सिस्टर लियू, ऐसा मत कहना कि तुम्हारी सिस्टर्स तुम्हारी परवाह नहीं करती। देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजरे की खिचड़ी लाई हूँ। मैंने अपने शेफ को सुबह सुबह उठाकर इसे बनवाया है। बाल्टी भले छोटी लगे लेकिन इसमें भरपूर सामग्री डाली गई है। इसे पीते ही तुम्हें फिर से ताकत आ जाएगी। लेकिन सिर्फ एक घूंट पीने के बाद ही लियू रुयान ने काले चेहरे के साथ चम्मच नीचे फेंक दिया। मैं इसे नहीं खाऊंगी। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? तुम्हारा शेफ कहां से आया है? उसे ढंग की खिचड़ी बनानी भी नहीं आती। वांग केशन ने भौं उठाई। तुम तो हद से ज्यादा नकचड़ी हो। मैंने चख कर देखा है, बिल्कुल ठीक है। लियू रुयान ने सपाट स्वर में कहा। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ही खा लो। वांग केशन हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता कि समस्या खिचड़ी में है। समस्या उस इंसान में है जिसने इसे बनाया है। मेरे शेफ की बनाई हुई खिचड़ी उस इंसान के प्यार से बनाई गई खिचड़ी की बराबरी नहीं कर सकती। ओह सॉरी, अब तो एक्स बॉयफ्रेंड कहना पड़ेगा, वांग केशन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बगल में बैठी जियांग वान लगातार खांसकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वांग केशन ने थर्मस उठाया और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं। इतना खराब स्वभाव है तुम्हारा। इसमें कोई हैरानी नहीं कि चेन फैन वापस नहीं आना चाहती। मैं भी नहीं आती। इतना कहकर वो फुर्ती से निकल गई। जियांग वान तुरंत उसके पीछे दौड़ी। रुको, तुम्हें पता है कि उसका मूड पहले से खराब है, फिर भी तुम्हें उसके जख्म पर नमक छिड़कना था? तुम भी कमाल हो। वांग केशन ने होंठ फुलाकर कहा। तुम भी जानती हो कि चेन फैन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन जिद सिर्फ वही कर रही है। अगर वो चाहती है कि चेन फैन उससे मिलने आए तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती? कितनी जिद्दी है। फिर उसने कहा, अरे शियाओवान, क्यों ना तुम ही कुछ इंतजाम कर दो। उधर अपनी दौड़ पूरी करने के बाद तुम जैसे ही लौटे टेबल पर रखा, तुम्हारा फोन बज उठा। तुमने कॉल उठाई। जियांग वान, क्या हुआ? फैन गे आजकल कैसे हो? काफी अच्छा। और तुम? जियांग वान तुरंत सीधी होकर बैठ गई। इतना अच्छा नहीं। क्या हुआ? शायद इन दिनों बहुत देर तक जागने और ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरा पेट बहुत खराब लग रहा है। फैन गे, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब तो किसी चीज में भूख ही नहीं लगती। तुम्हारे हाथ की वो पेट को आराम देने वाली खिचड़ी बहुत याद आ रही है। सच में बहुत याद आ रही है। अगर तुम्हें सुविधा हो तो तुमने समय देखा और कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी जाकर सामान खरीद लाता हूँ, तुम दोपहर में आकर ले जाना। दोपहर को जियांग वान ने थर्मस लाकर लियू रुयान के बेड के पास वाली छोटी मेज पर जोर से रख दिया। इस बार गारंटी है कि तुम्हें पसंद आएगी। लियू रुयान ने शक भरी नजर से ढक्कन खोला और एक चम्मच खिचड़ी चखी। उसकी सिकड़ी हुई भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं। ऊपर से कितनी जिद्दी बनती है, लेकिन दिल से अभी भी मुझे छोड़ नहीं पाई। उसने एक और चम्मच खाया और उसकी नजर अनजाने में दरवाजे की ओर चली गई। वो कहाँ है? जियांग वान कुछ पल के लिए उलझ गई। कौन? ये उसी ने बनाई है ना? तो आखिरकार उसका गुस्सा शांत हो गया और अब वो वापस आने के लिए तैयार है। लियू रुयान ने भौं उठाई। वो इस जगह को क्या समझती है? जब चाहे आए और जब चाहे चली जाए। सोफे पर बैठी वांग केशन जियांग वान के असहज चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। तुम ज्यादा सोच रही हो। जियांग वान ने उससे झूठ बोला कि उसे खुद खिचड़ी खानी है, तभी उसने ये बनाई। वो यहाँ आने वाली नहीं है। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडी नजर से जियांग वान को घूरा। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? किसने तुम्हें अपनी मर्जी से ऐसा करने की इजाजत दी? जियांग वान ने गर्दन खुजलाते हुए कहा, मैं तो बस इस बात से परेशान थी कि तुम भूखी रह जाओगी। पिछले कई दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अगर फैन गे की बनाई खिचड़ी न होती तो अभी भी भूखी बैठी होती। और हाँ, मैं अभी फैन गे के घर से ही आ रही हूँ। जहाँ वो अभी रह रही है वो जगह बहुत छोटी और जर्जर है। वहाँ लिफ्ट भी नहीं है। उसे हर दिन 7 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लगता है उसकी हालत भी अच्छी नहीं है।
ये कहते हुए वो चोरी चोरी लियू रुयान के चेहरे को देखती रही। हालांकि लियू रुयान ने कहा जो उसके साथ हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता साफ झलक गई। लगता है वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई। जियांगवान कुछ और कहना चाहती थी, तभी दरवाजे से एक बेहद मीठी आवाज आई। बेबी ये सुनकर जियांगवान और हुओ शिन्युए दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आने वाला वही कॉलेज स्टूडेंट था जिससे लियू रुयान मिल रही थी, शियाओ जीबो। कई दिनों से वो लियू रुयान से संपर्क नहीं कर पा रहा था। बाद में उसे वॉन्ग केशन से पता चला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए वो तुरंत दौड़ा चला आया। हॉस्पिटल के कपड़ों में लियू रुयान को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। उसकी ये हरकत पहले ही परेशान करने वाली थी, ऊपर से उसका लगातार रोना और भी चिढ़ाने वाला था। सिर्फ लियू रुयान ही नहीं बल्कि जियांगवान और हुओ शिन्युए को भी उसका शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लियू रुयान ने अपनी कनपटियां दबाई और अचानक तुम्हारे साथ बिताए दिन याद आ गए। अगर यहाँ तुम होते तो हर चीज पहले ही आराम से और ठीक ठाक संभाल चुके होते। यूं खड़े होकर सिर्फ रो नहीं रहे होते। शियाओ जीबो हमेशा माहौल समझने में तेज था। लियू रुयान के चेहरे का भाव बदलते ही उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। हालांकि उसकी आंखें अब भी चिंता से लाल थीं। ये देखकर लियू रुयान का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। मेरी तबीयत अचानक खराब हुई थी, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब मैं ठीक हूं। तुम वापस कॉलेज चले जाओ। शियाओ जीबो ने होंठ काटते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है? मैं भी आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बना सकता हूँ। ये सुनते ही जियांगवान जोर से हंस पड़ी। सिस्टर लियू की बाजरे की खिचड़ी अभी खत्म भी नहीं हुई और यहाँ एक और इंसान आ गया खिचड़ी बनाने की बात लेकर। ये कितना मजेदार है। शियाओ जीबो की जियांगवान और उसके ग्रुप से ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए उसकी हंसी उसे चुभ गई। बस खिचड़ी ही तो है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? लियू रुयान ने दोनों के बीच की तनातनी महसूस कर ली। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सपाट स्वर में कहा, जरूरत नहीं है, वापस कॉलेज जाओ। उसकी आवाज में छिपी झुंझलाहट सुनकर शियाओ जीबो ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है, और चुपचाप चला गया। जैसे ही वो चला गया, अब तक चुप बैठी हुई शिन्युए अचानक खड़ी हो गई। वो खिचड़ी पीने वाली हो या नहीं? लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि मैं नहीं पीऊंगी? इसके बाद उसने तमाशा देखने आए वॉन्ग केशन और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। शोरगुल से भरा वार्ड एकदम शांत हो गया। उसने अपनी भौहें दबाई, हाथ में लगी सुई की तरफ देखा, बिना एक पल सोचे उसे खींच कर निकाल दिया। कपड़े बदले और जाने की तैयारी करने लगी। तभी ड्रिप बदलने आई। नर्स ने उसे देखा और घबराकर बोली, मिस लियू, आपको अभी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। वो जल्दी से उसे रोकने दौड़ी। लियू रुयान ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। नर्स उसे और समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की सख्ती देखकर डर गई। वो केवल उसे जाते हुए देखती रह गई और तुरंत हॉस्पिटल में इसकी सूचना दे दी। लियू रुयान को हॉस्पिटल की गंध से नफरत थी और उससे भी ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होकर बेबस पड़े रहने से। वो बस घर जाना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद शू यूचिन का फोन आया। अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। उन्होंने बताया कि तुमने डॉक्टर की सलाह के खिलाफ हॉस्पिटल छोड़ दिया। क्या तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं है? अभी तुरंत वापस जाओ। लियू रुयान ने कुछ सेकंड तक चुपचाप सुना, फिर फोन काट दिया और एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया। आखिरकार पूरी दुनिया शांत हो गई। घर लौटते ही उसके बेचैन दिल को जैसे थोड़ा सुकून मिला। उसने धीरे से लंबी सांस ली। ऊपर जाते जाते उसके कदम अचानक मुड़ गए और जैसे किसी अनदेखी ताकत के खिंचाव में वो सीधे किचन की तरफ चल पड़ी। किचन के सारे बर्तन चमक रहे थे और करीने से सजे हुए थे। उसकी आंखों के सामने फिर से तुम्हारी व्यस्त परछाई उभर आई। वह उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी बाहर से मुख्य दरवाजा खुला। मिस मैडम ने मुझे भेजा है, वांग मा ने कहा। शू यूचिन ने उसे बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए बुलाया था। इतना कहकर लियू रुयान बिना कुछ बोले सीधे ऊपर चली गई। वांग मा ने बेबस होकर मन ही मन आह भरी। फिर से बाजरे की खिचड़ी। मिस्टर चेन, आप आखिर कब वापस आएंगे? आजकल के दिन तो बहुत मुश्किल हो गए हैं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने एप्रन पहना और किचन में चली गई। खिचड़ी तैयार होने के बाद वो उसे ऊपर लेकर गई, लेकिन देखा कि लियू रुयान पहले ही सो चुकी थी। उसका चेहरा अब भी पीला पड़ा हुआ था। वांग मा ने धीरे से खिचड़ी रखी, किचन समेटा और चुपचाप चली गई। आधी रात को लियू रुयान को पेट में जलन भरा तेज दर्द महसूस हुआ। उनींदी हालत में उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग पर भूना जा रहा हो। जब ठंडी सुई उसकी नस में चुभी तभी जाकर वो जलन कुछ कम हुई, लेकिन उसका पूरा शरीर अब भी बुखार से तप रहा था। शू यूचिन अपनी बेहोश बेटी के बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो गुस्से में भी थी और टूट भी चुकी थी। रात करीब 10 बजे उसने लियू रुयान को फोन किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अनहोनी की आशंका से वो तुरंत विला पहुंची। अंदर आते ही उसने देखा कि लियू रुयान तेज बुखार में तप रही थी। बेसुध होकर बार बार तुम्हारा नाम बड़बड़ा रही थी और कितनी भी आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसने तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया। फैमिली डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, इसका तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बुखार आखिरकार लंबे समय से चली आ रही पेट की बीमारी की वजह से है। मैंने दवा लिख दी है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। बस दवा की मात्रा का ध्यान रखिए। ड्रिप खत्म होने के बाद नर्स नई बोतल लगाने आई। उसकी हल्की सी आवाज से लियू रुयान की आंख खुल गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, तेज रोशनी से बचने के लिए हाथ आंखों पर रखा और भर्राई आवाज में बोली, क्या मैं आपका फोन लेकर एक कॉल कर सकती हूँ? फोन हाथ में लेते ही उसने वही जाना पहचाना नंबर मिलाया। 2 रिंग के बाद कॉल जुड़ गई। उसका गला जैसे बंद हो गया था। जो कुछ कहना चाहती थी वो सब गले में ही अटक गया। बहुत देर तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उधर तुम गहरी नींद में थे। रिंगटोन सुनकर तुमने आंखें बंद रखते हुए ही फोन टटोला, आदतन कॉल उठाई और कहा, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। तुमने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हें लगा शायद गलत नंबर है और तुम कॉल काटने ही वाले थे कि रात की उस गहरी खामोशी में एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बहुत दर्द हो रहा है। उस औरत की आवाज पीड़ा से कांप रही थी। उसी पल तुम्हारे दिल में अनायास एक टीस उठी। लियू रुयान हमेशा से जिद्दी और घमंडी थी।
उसकी जुबान तेज थी, वो अक्सर शराब पीते पीते खून की उल्टियां कर देती थी या काम में इतनी डूब जाती थी कि खाना तक नहीं खाती थी। उन दिनों तुमने उसकी सेहत सुधारने के लिए न जाने कितनी मेहनत की थी। तुम रोज उसके तीनों वक्त के खाने का ध्यान रखते थे, यहाँ तक कि एक बूढ़े पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर से मालिश करना भी सीखा था। बहुत लंबी मेहनत और समय के बाद उसकी तिल्ली और पेट की हालत सुधरी थी, लेकिन वो उसे हमेशा झंझट कहकर टाल देती थी। कभी कभी अधीर होकर भौहें चढ़ाती और कहती, तुम बिल्कुल मेरी मॉम जैसे क्यों हो। वे लगभग भुला दी गई यादें अब एक एक करके फिर से तुम्हारे सामने उभर आईं। दिल में उठी वो अचानक की टीस बहुत जल्दी शांत हो गई। तुमने धीमे और शांत स्वर में कहा, लियू रुयान, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर इतना दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल चली जाओ। तुम्हारी ठंडी आवाज सुनते ही लियू रुयान का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बोला, जैसे बिना शब्दों के एक दूसरे से जिद की लड़ाई चल रही हो। आखिर में कॉल तुमने ही काट दी। चू योयू सचमुच एक प्रोफेसर की टॉप स्टूडेंट होने के लायक थी। हालांकि तुम दोनों के मेजर अलग थे, लेकिन बातचीत के दौरान तुम्हें कई समान विषय मिल गए। जैसे जैसे बात गहरी होती गई, तुम सच में काफी खुश महसूस करने लगे। इस समय तुम ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ज्यादातर सिलेबस पर तुम्हारी अच्छी पकड़ बन चुकी थी, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रोफेसर ओयांग की मौजूदा रिसर्च डायरेक्शन से तुम अभी भी पूरी तरह परिचित नहीं थे। उसके लिए लंबे समय तक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, जो रोज रोज की मेहनत से धीरे धीरे जमा होता है। एक ही रात में हासिल नहीं किया जा सकता। इस मामले में मौजूदा ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते चू योयू स्वाभाविक रूप से तुमसे बेहतर थी, क्योंकि तुम कई सालों से पढ़ाई से दूर थे। तुम्हें और चू योयू को इतनी खुशी से बातें करते देखकर लियू रुयान अपनी मुट्ठियां भींचे बिना नहीं रह सकी। उसके साथ तुम इतने बेरहम थे कि वो चाहे जितनी विनती करे तुम हॉस्पिटल तक नहीं गए, लेकिन दूसरी लड़की के साथ तुम इतनी खुशी से हंस रहे थे। तुमने पूरे टेबल पर तरह तरह के स्वाद वाले व्यंजनों की भरमार लगा दी। ये पहली बार नहीं था कि चू योयू को पता चला हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन एक साथ इतनी सारी शानदार डिशेज देखकर वो फिर भी हैरान रह गई। क्या ये सब सिर्फ हम दोनों के लिए है? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम मुस्कुराए। तुमने मेरी इतनी मदद की है, जाहिर है मुझे भी अपनी कृतज्ञता जताने के लिए बढ़िया दावत तैयार करनी थी। चू योयू ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और शर्माते हुए बोली, असल में मैंने इतना भी कुछ नहीं किया। तुमने जितनी जल्दी तैयारी की है वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। साथ पढ़ते समय वो तुम्हारी प्रगति साफ देख सकती थी। तुम सिर्फ एक उदाहरण से कई बातें समझ लेते थे और नई चीजें सीखने की क्षमता भी बहुत मजबूत थी। जो बात एक बार समझा दी जाती, उसे दोबारा समझाने की शायद ही कभी जरूरत पड़ती। तुमने कहा, रिवीजन तो सिर्फ एक हिस्सा है। मैं सबसे ज्यादा इस बात के लिए आभारी हूं कि तुमने मुझे रिसर्च पेपर्स ढूंढने में मदद की और तुम्हारी वजह से मुझे बी यूनिवर्सिटी के वे ओरिजिनल रिसोर्सेज भी मिल गए जिन्हें सिर्फ वहीं के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चू योयू थोड़ा चौंक गई। तो तुम रिवीजन के साथ साथ रिसर्च पेपर्स भी पढ़ रहे हो? उसी पल उसे समझ आ गया कि प्रोफेसर ओयांग तुम्हें इतना महत्व क्यों देती हैं। खाना खाने के बाद चू योयू थोड़ी देर और बैठी रही। जब उसने देखा कि बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका है तो वो उठकर जाने लगी। तुम उसे नीचे तक छोड़ने गए और साथ ही रास्ते में कूड़ा भी ले लिया। चू योयू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। तुमने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चू योयू ने सिर खुजलाया। तो मैं अब वापस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कल लाइब्रेरी में मिलते हैं, ठीक है? तुमने सिर हिलाया। तभी सामने से शाओ वैनबाई आती दिखाई दी। शायद वो अभी अभी लैब से लौटी थी और उसके चेहरे पर अब भी काम की गंभीरता बाकी थी। प्रोफेसर शाओ। चू योयू तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। क्या आप भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं? शाओ वैनबाई ने ऊपर देखा और तुम्हें तथा चू योयू को बिल्डिंग के सामने साथ खड़े पाया। उसकी नजर चू योयू के चेहरे पर ठहर गई। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। बी यूनिवर्सिटी? जी प्रोफेसर शाओ, मैं कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज से हूँ। तुम भी सिर हिलाकर शाओ वैनबाई का अभिवादन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी नजर तुम पर थी ही नहीं। चू योयू एक तरफ हट गई और शाओ वैनबाई सीधे ऊपर चली गई। चू योयू ने कंधे उचकाए। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रोफेसर शाओ भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। कितना बड़ा संयोग है। वो उत्साहित होकर बोली, मैं पहले उनकी क्लास अटेंड कर चुकी हूँ। वो कमाल की टीचर हैं। इस सेमेस्टर में उनकी क्लास लेने की कोशिश की थी, लेकिन सीटें तो कुछ ही सेकंड में भर गईं। सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचकर शाओ वैनबाई ने पीछे मुड़कर तुम्हें और चू योयू को दूर जाते हुए देखा। अगर उसे सही याद था तो वो लड़की चू योयू ही थी। पहली बार उसने तुम्हारे घर पर किसी और को देखा था। गर्लफ्रेंड? अगले ही पल उसने अपनी नजर हटा ली। इससे उसका कोई संबंध नहीं था। चू योयू को विदा करने के बाद तुम दूसरी गली की ओर मुड़े ताकि कूड़ा फेंक सको। रास्ते के बीच में ही अचानक एक काली परछाई तेजी से निकली और उसने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। तुम्हारे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम छूटने की कोशिश ही करने वाले थे कि तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें तीखा व्यंग्य भरा हुआ था। वाह चेन फैन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। एक के बाद एक औरत बड़े खिलाड़ी निकले तुम। ये कहते कहते उसका स्वर अचानक और भी तेज और कड़ा हो गया। अभी जो औरत थी वो कौन थी? तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे थे? लियू रुयान ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा हाथ छोड़ो। तुमने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारी लव लाइफ की थोड़ी बहुत परवाह कर लूं तो इसमें क्या गलत है? अच्छा है कि तुम्हें याद है कि तुम एक्स गर्लफ्रेंड हो। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैं यहाँ से बस यूं ही गुजर नहीं सकती? तुमने उसकी ओर देखे बिना कहा, गली के मुहाने पर अपनी कार किसने खड़ी की है? रास्ता कितना संकरा है, दिखाई नहीं देता? पूरा रास्ता रोक रखा है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बदतमीजी करो। जरा भी मैनर्स नहीं है। लोगों को निकलने दोगी या नहीं? फिर तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चाहे मेरी जिंदगी में कोई नया इंसान हो, एक हो, दो, तीनों या चार, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है।
क्या मुझे तुम्हें ब्रेकअप का मतलब भी समझाना पड़ेगा? मेरे भविष्य का तुमसे कोई संबंध नहीं है और कृपया मेरे वर्तमान या भविष्य में दखल मत दो। अब हम अजनबियों की तरह ही रहें। और हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हें यह जगह कैसे मिली, लेकिन आगे से यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई गलतफहमी पाल ले। हर इंसान अपनी पसंद खुद चुनता है। लियू रुयान ने ऐशो आराम वाली जिंदगी को चुना था और तुमने ब्रेकअप को। अब दोनों को अपने अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी थी। लियू रुयान वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। काफी देर तक वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाई, जबकि तुम पहले ही मुड़कर जा चुके थे। तुम्हारी दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए उसके दिल में ऐसा डर पैदा हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए उससे छूट रही हो। उसने उसे पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन पकड़ ही नहीं सकी। क्या इस बार तुम सच में गंभीर हो चेन फैन? लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले भी तुमने ऐसी बातें कही थी, पहले भी तुम दोनों के बीच झगड़े हुए थे, लेकिन उन सब में लियू रुयान को कभी इतना डर नहीं लगा था। इस बार तुमने ब्रेकअप शब्द इतनी शांति से कहा था जैसे सच में अब कभी लौट कर नहीं आओगे। लियू रुयान ने हाथ बढ़ाया, तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन उसके होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर ब्रेकअप की बात सबसे पहले उसी ने कही थी और तुम्हारा हाथ भी सबसे पहले उसी ने छोड़ा था। तुम घर लौटकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। लियू रुयान का वहां आना तुम्हारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। पिछली बार की जल्दबाजी में हुई जुदाई के मुकाबले इस बार सब कुछ सचमुच आखिरी विदाई जैसा लग रहा था। तुम्हारे जाने के बाद लियू रुयान काफी देर तक बिल्डिंग के नीचे खड़ी रही। आखिर तब जाकर उसे जाना पड़ा जब एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी टो ट्रक बुलाने की धमकी देने लगा। तो ये तुम्हारी कार है? आखिर ये क्या बकवास है? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, क्या तुम बहरी हो? वो बूढ़ा अब भी गालियां बक रहा था। लियू रुयान ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और सिर्फ 20 मिनट में विला पहुंच गई। वांग मां किचन में सूप पका रही थी। तभी उसे जोर की आवाज सुनाई दी और लगा कि शायद कोई चीज गिर गई है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि लियू रुयान तेज गुस्से के साथ लिविंग रूम पार करती हुई बिना कुछ बोले सीधे ऊपर चली गई। वांग मां का दिल धक से रह गया। अब इन्हें फिर क्या हो गया? लियू रुयान के हाथ में अब भी फोन था। नर्स को लगा कि वो सो गई है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि लियू रुयान अब भी जाग रही थी और उसके चेहरे पर बेहद भारी उदासी थी। नर्स थोड़ा घबरा गई। मिस? लियू रुयान ने फोन वापस उसकी ओर बढ़ा दिया। थक कर आंखें बंद कर लीं और फिर कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह जैसे ही उजाला होने लगा तुम उठ गए। तुमने फोन निकाला और जियांगवान को कॉल किया। हेलो, अब तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? अभी भी बाजरे की खिचड़ी चाहिए? जियांगवान गहरी नींद में थी। पहले तो उसे लगा कोई स्पैम कॉल है, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आवाज पहचानते ही वो तुरंत उठकर बैठ गई। फैनगे, फैनगे, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने कुछ ही घूंट में खत्म कर दी। अभी भी उसका मन कर रहा है। काश मैं उसे हर दिन खा पाती। तुमने उसकी बात नहीं खोली, बस उसे समय बता दिया कि कब आकर खिचड़ी ले जानी है, फिर कॉल खत्म कर दी। लेकिन लियू रुयान अब अतीत में वापस नहीं लौट सकती थी। अब उसके लिए तुम बस इतना ही कर सकते थे। लियू रुयान ने घर पर कई दिनों तक ड्रिप लगवाई और आखिरकार उसकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई। इन दिनों शियाओ जीबो हर रोज अपने हाथों से बनाई हुई बाजरे की खिचड़ी लेकर विला आता था। हर बार लियू रुयान उससे कहती, रख दो, ठंडी होने दो, बाद में पी लूंगी। आज भी वही हुआ। शियाओ जीबो सुबह सुबह विला पहुंचा, खिचड़ी रखी और लियू रुयान के पास बैठकर उसके करीब झुक गया। बेबी, तुम अब ठीक हो गई हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इन दिनों मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहा हूं। लियू रुयान बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे हर दिन इतनी समय पर आते देखकर उसने पूछा, आजकल तुम्हारी क्लास नहीं होती? शियाओ जीबो मुस्कुराया और कंधे उचकाकर बोला, सब बंक कर दी। मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा जरूरी है ना? मेरा तो मन करता है कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहूं। लियू रुयान अचानक चुप हो गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। वो तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम्हारी क्लास थी। उसने तुम्हें सिर्फ एक बार क्लास बंक करने के लिए बहुत मनाया और वादा भी किया कि बस यही एक बार होगा, लेकिन तुमने किसी भी हाल में मानने से इनकार कर दिया। वो गुस्सा हो गई और लगातार 3 दिनों तक तुमसे बात नहीं की। वो नाराज थी, लेकिन तुमने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर में वही खुद आई, तुमसे माफी मांगी, तरह तरह की मीठी बातें की और तब जाकर तुम दोनों का पैचअप हुआ। उसके बाद तुम्हारी डेट्स का तरीका भी बदल गया। वो तुम्हारे साथ बाहर घूमने के बजाय तुम्हारी क्लास में बैठने लगी। तुम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर लेक्चर सुनते थे, जबकि वो सिर्फ तुम्हें देखा करती थी। आखिर वे दोनों कभी इतने जुनून और इतनी चमक के साथ एक दूसरे से प्यार कैसे करते थे? उनके बीच इतनी खूबसूरत और यादगार यादें कैसे थी? और फिर सब कुछ आज इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? लियू रुयान अचानक खुद को खोया हुआ महसूस करने लगी। शियाओ जीबो ने ऊपर देखा और पाया कि लियू रुयान की नजरें उस पर थीं, लेकिन जैसे उसके आर पार किसी और को देख रही हो। वो साफ महसूस कर सकता था कि वो किसी और के बारे में सोच रही है। उसके मन में बेचैनी हुई और उसने धीरे से उसकी बांह हिलाई। बेबी, क्या हुआ? लियू रुयान का ध्यान टूटा। उसने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में कंपनी के बहुत सारे काम हैं। मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाऊंगी। शियाओ जीबो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन जैसे ही वो विला से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसका दिल बैठ गया और उसकी आंखों में उदासी उतर आई। अभी लियू रुयान की नजर देखकर उसे साफ समझ आ गया था कि वो किसके बारे में सोच रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कुछ देर झिझका, फिर फोन निकालकर वांग केशन का नंबर मिला दिया। लियू रुयान के करीबी दोस्तों में सिर्फ उसी का नंबर उसके पास था। कॉल जुड़ते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इन दिनों हॉस्पिटल में कुछ हुआ था क्या? मैं अभी विला से निकला हूं और देखा कि सिस्टर लियू का मूड बहुत खराब लग रहा है। क्या चेन फैन गैगे ने उन्हें फिर से नाराज कर दिया? उधर वांग केशन को अभी अभी बार में अपनी पसंद का कोई इंसान मिला था। शियाओ जीबो की बात सुनकर उसने जल्दी जल्दी जवाब दिया ताकि उससे पीछा छूट जाए। वो यहाँ आई ही नहीं,
बस 2 बार खिचड़ी बनाकर भेजी थी। इतना कहकर उसने बिना रुके फोन काट दिया। तो बात यह थी, शियाओ जीबो ने दांत भींच लिए, फोन जेब में रखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगली सुबह वो लाइब्रेरी पहुंचा और उसने तुम्हें पढ़ाई करते हुए पाया। वो तुम्हारे सामने आकर बोला, लियू रुयान अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए साफ साफ रिश्ता खत्म करो। ये बेवजह की चीजें करना बंद कर दो। न कोई उम्मीद न कोई उलझन। तुम अभी भी अपने सामने रखे सवाल के बारे में सोच रहे थे। उसकी बात तुम्हें थोड़ी मजाकिया लगी, लेकिन फिर भी तुमने गंभीरता से जवाब दिया, चिंता मत करो। अच्छा घोड़ा पीछे छूटी घास नहीं खाता। मुझे तुमसे किसी चीज के लिए मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर तुमने शियाओ जीबो को जाते हुए देखा, अपने भटके हुए विचार समेटे और फिर से सवाल हल करने में लग गए। शाम ढलने पर तुम लाइब्रेरी से बाहर निकले और संयोग से तुम्हारी मुलाकात चू योयू से हो गई। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी क्लासों में व्यस्त थी, इसलिए लाइब्रेरी नहीं आ पाई थी और तुम दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई थी। ये पूरी तरह एक इत्तेफाक था। पिछली बार तुमने उसे धन्यवाद कहने के लिए खाने पर बुलाया था, लेकिन लिन यान की वजह से सब कुछ अधूरा और अजीब सा रह गया था, जिसका तुम्हें अफसोस था। इसलिए इस बार तुमने खुद पहल की। पिछली बार बीच में कुछ हो गया था। आज मुझे तुम्हें ठीक से खाना खिलाने दो। इस बार भी मैं खुद खाना बनाऊंगा। तुम्हारे पास समय है? चू योयू को उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से ये बात कहोगे। उसने खुशी से मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। थोड़ी दूर आगे तुम दोनों साथ साथ चलते हुए हंसते बातें करते जा रहे थे और यही नजारा दूर खड़ी लियू रुयान की आंखों में उतर गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसकी उंगलियां तक सफेद पड़ गईं। पिछली बार उसने शू यूचिन से यूं ही सुना था कि तुम दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। लिन यान ने किसी भी हाल में तुम्हारा नया पता बताने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो सिर्फ किस्मत आजमाने लाइब्रेरी चली आई थी। लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद उसने क्या देखा? तुम एक और औरत के साथ हंसते बातें करते हुए बाहर निकल रहे थे, और वो पिछली बार रेस्टोरेंट वाली लड़की भी नहीं थी। वो मन ही मन चीख उठी, चेन फैन आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुम किसी भी लड़की को पकड़कर मुझे जलाना चाहते थे तो ठीक है, तुम कामयाब हो गए। कमरे का दरवाजा खोलते ही लियू रुयान लगभग पागलों की तरह अलमारी खोलने लगी। फिर वो तुम्हारे पर्सनल ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन उसने देखा कि जो भी डिजाइनर कपड़े, घड़ियां और ज्वेलरी उसने तुम्हें दी थी, वे सब बेहद करीने से रखी हुई थी। एक भी चीज गायब नहीं थी। तभी उसकी नजर चेरी वाले चार्म ब्रेसलेट पर पड़ी। अगले ही पल उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में अचानक एक तीखी चमक उभर आई। उसे साफ साफ याद था कि यह वही चेरी वाला चार्म ब्रेसलेट था जो उसने तुम्हारे रिलेशनशिप के तीसरे साल विदेश से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाकर दिया था। चेरी शब्द की आवाज चेरिश जैसी होती है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा संजोकर रखना। उस समय उसके लिए तुम वही इंसान थे जिसे वो सबसे ज्यादा संजोकर रखना चाहती थी। तब तुम इस ब्रेसलेट को बेहद पसंद करते थे और शायद ही कभी इसे उतारते थे, लेकिन अब तुम इसे भी यहीं छोड़ गए थे, जैसे लियू रुयान के लिए अपने सारे प्यार को भी पीछे छोड़ दिया हो। लियू रुयान बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि चेन फैन कभी भी सिर्फ गुस्से में नखरे नहीं कर रहा था। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द पूरी तरह गंभीर था। वो सचमुच उससे हमेशा के लिए अलग होना चाहता था। तभी वीचैट पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज शियाओ जीबो का था। बेबी, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? कई दिनों से तुमसे नहीं मिला। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने ढेर सारे प्लान बनाए हैं। क्या अगले हफ्ते हम डेट पर चल सकते हैं? लियू रुयान ने यूं ही नीचे स्क्रॉल किया तो आखिरी मैसेज दिखाई दिया। क्या मैं अभी तुमसे मिलने आ सकता हूँ? लियू रुयान कुछ पल के लिए रुक गई। चूंकि चेन फैन कह चुका था कि अब दोनों को पूरी तरह अलग होकर नई शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो आखिर किस बात को पकड़े बैठी थी? और वैसे भी शियाओ जीबो अब उसका बॉयफ्रेंड था। उसने सिर्फ एक जवाब भेजा, आ जाओ। उधर शियाओ जीबो बिस्तर पर बैठा था। मैसेज देखते ही वो खुशी से लगभग उछल पड़ा। उसने पहले भी कई बार हिम्मत करके लियू रुयान को परखा था, लेकिन हर बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा था कि इस बार भी वही होगा, मगर इस बार उसने सचमुच हामी भर दी थी। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसका रूममेट अभी तक जाग रहा था। आधी रात को उसे बाहर जाते देख वो थोड़ा हैरान हुआ। गेम खेल रहा दूसरा रूममेट उसे छेड़ने लगा और शियाओ जीबो शर्म से लाल पड़ गया। अब तक लियू रुयान का ठंडा रवैया उसे हमेशा यही एहसास दिलाता था कि वो किसी भी वक्त उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके मन में कभी सुरक्षा का एहसास नहीं था। अगर इस बार सच में दोनों साथ सो गए तो वो लियू रुयान का असली और जायज आदमी बन जाएगा। वो टैक्सी लेकर सीधे विला पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही दरवाजा अंदर से खुल गया। एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे अंदर खींच लिया और अगले ही पल वो दीवार से सटा दिया गया। उसके बाद एक उग्र चुंबन उसके होंठों पर आ गिरा। शियाओ जीबो 2 सेकंड तक स्तब्ध रह गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर थोड़ी अनाड़ी सी तरह से जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को चूमते हुए आगे बढ़े। लियू रुयान उसे लिविंग रूम तक ले गई, उसे सोफे पर धक्का देकर बैठाया और खुद उसके ऊपर झुक गई। शियाओ जीबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो मन ही मन लियू रुयान के अगले कदम का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही लियू रुयान आगे बढ़ने वाली थी, वो अचानक रुक गई। शियाओ जीबो कुछ समझ नहीं पाया। लियू रुयान उसके ऊपर से हटकर सोफे पर बैठ गई। शियाओ जीबो अभी भी इच्छा से भरी उलझन में था, लेकिन उसकी अगली बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। लियू रुयान ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। शियाओ जीबो ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में शिकायत साफ थी, लेकिन आखिर में वो चुपचाप बैठ गया और दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लियू रुयान का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा और उसकी आवाज में हल्की सी नरमी आ गई। दूसरी तरफ तुम अपने साथ लाए हुए स्टडी मटेरियल देखने में इतने डूब गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब तुम्हारी नजर घड़ी पर गई तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। तुमने सोने का फैसला किया। जैसे ही बिस्तर पर लेटे, बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आने लगी। लिविंग रूम और बेडरूम दोनों दरवाजों के पार भी लियू रुयान की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
धड़ाम 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 दस्तक लगातार और तेज होती जा रही थी। तुमने दोनों कान ढंक लिए ये सोचकर कि अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो शायद वो खुद ही चली जाएगी। लेकिन पूरे 5 मिनट बाद भी लियू रुयान दरवाजा पीटती रही। साफ था कि जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे वो रुकने वाली नहीं थी। आखिरकार तुम्हें उठकर दरवाजे तक जाना ही पड़ा। तुमने गुस्से में दांत भींच लिए। अब क्या है? लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई। उसे पता था कि आखिरकार तुम्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। अगर तुम एक पल भी और देर करते तो शायद वो खुद ही अपना इरादा बदल लेती। वो दरवाजे के चौखट से टिक कर खड़ी थी। उसके पूरे शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसके पैर अस्वाभाविक रूप से लाल थे और उसका शरीर ऐसे डगमगा रहा था जैसे किसी भी पल गिर पड़ेगी। तुमने भौहें सिकोड़ ली। आखिर तुम चाहती क्या हो? लियू रुयान अपनी नशे में डूबी गहरी आंखों से बस तुम्हें देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा। पता नहीं कितनी देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शियाओ फैन वापस आ जाओ। तुमने धीरे से सिर हिलाया। तुम जानती हो यह अब मुमकिन नहीं है। लियू रुयान ने होंठ भींच लिए। मुझे समझ नहीं आता। आखिर तुम चाहते क्या हो? साफ साफ कहो। क्या मैं माफी मांगूं? तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं? कीबोर्ड पर घुटने टेकूं या ड्यूरियन पर घुटने टेकूं? उसके लिए यह आखिरी सीमा थी जहां तक वो झुक सकती थी और उससे बड़ा समझौता वो कभी नहीं कर सकती थी। पहले की अनगिनत लड़ाइयों में भी उसने कभी इतनी नरमी नहीं दिखाई थी। लेकिन तुमने फिर भी धीरे से सिर हिलाया। बस अब बहुत हो गया। बात को इससे आगे मत बढ़ाओ। लियू रुयान अचानक चिल्ला उठी। फिर उसने भारी भारी सांसें ली। तुमने मुझे अंदर आने दिया। इसका मतलब अभी भी हमारे बीच सब ठीक होने की गुंजाइश है ना? मुझे अपनी शर्तें बता दो। जो कहना है साफ साफ कहो। यह कहते हुए लियू रुयान ने अपने दांत भींच लिए। वो पहले ही इतना झुक चुकी थी। आखिर तुम उससे और क्या चाहते थे? तुमने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अंदर आने दिया था ताकि तुम दूसरे लोगों को परेशान न करो। बस इतनी सी बात है। और ये बात तुमने खुद कही थी। एक बार रिश्ता खत्म हो जाए तो खत्म हो जाता है। साफ साफ अलग हो जाओ। फिर अब तुम ये सब क्यों कर रही हो? वापस जाओ। तुमने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। लियू रुयान ने होंठ भींचते हुए कहा, वापस जाऊं? किस लिए? फिर से तुम्हारी साथ रहने वाली शेफ बनने के लिए? शियाओ फैन, बस तुम वापस आ जाओ। मैं अभी इसी वक्त शियाओ जीबो से ब्रेकअप कर दूंगी। तुमने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। मैं मना करता हूँ शियाओ फैन। जैसे ही वो फिर से तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी, तुम तुरंत मुड़े, तेजी से बेडरूम में गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पता नहीं कितना समय बीता, बाहर का शोर धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गया। सुबह तुमने बाहर आकर देखा तो लियू रुयान दीवार से टिककर वहीं सो गई थी। सुबह की हल्की रोशनी में सोफे पर पड़ी वो आकृति धीरे धीरे हिली। उसके लिए ये जगह अब भी छोटी, पुरानी और जर्जर थी। तुम बिना किसी भाव के बेडरूम से बाहर आए और पूछा, कल रात तुमने क्या किया था, याद है? लियू रुयान ने भौहें सिकोड़ ली, फिर सिर हिला दिया। होश में रहते हुए वो कभी शियाओ फैन वापस आ जाओ जैसी बातें नहीं कहती। तुमने हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, कल रात 11 बजे से तुम लगातार दरवाजा पीट रही थी। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले दूसरे लोगों को भी परेशान किया। इसलिए आगे से ऐसी बचकानी हरकत मत करना। हम सब बड़े हो चुके हैं, थोड़ा समझदारी से पेश आओ। लियू रुयान का सिर अब भी दर्द से फटा जा रहा था। तुम्हारी बातें उसके सीने में किसी वार की तरह लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, इतनी छोटी, पुरानी और टूटी फूटी जगह, तुम्हें लगता है मैं यहाँ आने के लिए मर रही हूँ? तुम लाख कहो, फिर भी मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर उसने अपना कोट उठाया, जोर से दरवाजा पटका और चली गई। गली के बाहर पहुंचकर उसने जियांग वान का नंबर मिलाया। क्या कर रही हो? बाहर आओ, मेरे साथ ड्रिंक करो। जियांग वान ने हैरानी से कहा, सिस, आपने तो अभी पिछला दौर ही खत्म किया है। अभी भी आपके शरीर से शराब की गंध आ रही है। फिर भी वो आ गई। उसने देखा कि लियू रुयान बार में अकेली बैठी थी और लगातार एक के बाद एक गिलास खाली कर रही थी। उसने अब तक कल वाले ही कपड़े पहन रखे थे। लियू रुयान ने उसे घूर कर कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक करने बुलाया है। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? जियांग वान ने दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, पीती हूँ। उसने इधर उधर देखा और पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? हुओ शिन्यूए को उसके डैड वापस बुला ले गए। सिस्टर केशन इन दिनों बहुत बिजी है, पता नहीं किस काम में लगी है, कई दिनों से दिखी ही नहीं। लियू रुयान ने यह बात बस यूं ही पूछी थी। उसे वास्तव में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने सामने रखा, ग्लास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। जियांग वान समझ गई कि उसका मूड बेहद खराब है, इसलिए वो बस चुपचाप उसका साथ देती रही। दोनों दिन से लेकर रात तक पीती रही। आखिर में जियांग वान टैक्सी से पूरी तरह नशे में धुत लियू रुयान को वापस विला ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन बेहोश होने के बाद भी लियू रुयान लगातार बड़बड़ा रही थी, शियाओ फैन, उधर कल लियू रुयान के आने से तुम्हारा घर पूरी तरह बिखर गया था। उसके जाने के बाद तुमने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की। जब तक किचन भी साफ करके बैठ पाए तब तक रात के 8 बज चुके थे। सोने से पहले तुम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करना चाहते थे। तुमने अभी अभी अलार्म लगाया ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नोट में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, जियांग शिंगयुए। तुम एक पल के लिए उलझ गए। जियांग शिंगयुए को तुमसे क्या काम हो सकता है? हालांकि वो लियू रुयान की करीबी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारे साथ उसकी भी कोई खास जान पहचान नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद ये मानकर कि शायद कोई जरूरी बात हो, तुमने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। लेकिन आधा घंटा बीत गया और उधर से कोई मैसेज नहीं आया, जैसे रिक्वेस्ट गलती से भेज दी गई हो। उसी समय बार में जियांग शिंगयुए ने फोन जेब में रखा और सिर उठाकर उस जियांग वान की तरफ देखा जो अभी अभी लियू रुयान को छोड़कर लौटी थी। उसे घर पहुंचा दिया? जियांग वान ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकल आई, नहीं तो आंटी शू से सामना हो जाता और फिर मुसीबत हो जाती। वैसे मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बाहर बुलाया था, लेकिन तुम हर बार कहती थी कि बिजी हो। आज अचानक फ्री कैसे हो गई?
जियांग शिंगयुए ने अपने हाथ में पकड़े ब्रांडी के ग्लास की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जो काम करना था वो पूरा हो गया। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, जियांग वान ने तुरंत अपना ग्लास नीचे रख दिया। क्या हुआ? जियांग शिंगयुए ने पूछा। फैन का एग्जाम खत्म हो गया ना? परसों खत्म हुआ। जियांग वान ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। तुम्हें तो बड़ी अच्छी तरह याद है। जियांग शिंगयुए ने होठों पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद रहता है। जियांग वान हंस पड़ी। फाइनेंस वाली हो ना, इसलिए तुम्हारी याददाश्त भी कमाल की है। लेकिन सच कहूं, लगभग आधा साल हो गया और सिस्टर रुयान और फैन गे का अब तक पैचअप नहीं हुआ। यकीन ही नहीं होता। तुम्हें हैरानी नहीं होती? हैरानी किस बात की? जियांग शिंगयुए का स्वर अचानक बिल्कुल सपाट हो गया। जो होना था वो देर सबेर होना ही था। जियांग वान ने उसकी बात का अपना मतलब निकाल लिया और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, वे दोनों तो देर सबेर फिर से साथ आने ही वाले थे। वैसे तुम्हारी और चेन फैन की काफी अच्छी बनती है ना? जियांग वान ने गर्व से सीना फुला लिया। बिल्कुल, मैंने तो अपने फैन गे के हाथ की सिग्नेचर पेट आराम देने वाली खिचड़ी भी खाई है। सिर्फ अच्छी नहीं, हमारी तो बहुत बढ़िया दोस्ती है। जियांग शिंगयुए की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। तो अब जब उसका एग्जाम खत्म हो गया है, तुम्हें भी उसकी मेहनत की खुशी मनानी चाहिए। उसके लिए एक सेलिब्रेशन रखो। सेलिब्रेशन? कैसे? जियांग वान ने पूछा। तुम उन दोनों को फिर से साथ लाने में मदद कर सकती हो। लियू रुयान को शराब में अपना दुख डुबोते हुए याद करके जियांग वान की आंखें चमक उठी। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? फैन गे शायद सिस्टर रुयान की बात न माने, लेकिन मेरी बात तो जरूर मानेंगे। मैं एक प्लान बनाती हूँ। उनके एग्जाम खत्म होने की खुशी के बहाने उन्हें बुलाऊंगी और फिर दोनों को मिलने का मौका दे दूंगी। बहुत अच्छा आइडिया है। जियांग शिंगयुए ने सिर हिलाया और अपने होंठों तक ग्लास ले जाकर मुस्कान छिपा ली। बिना देर किए जियांग वान ने तुरंत फोन निकाला और तुम्हें कॉल कर दिया। फैन गे कैसे हो? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तुम कुछ देर चुप रहे। जियांग वान तुम्हारी झिझक समझ गई और तुरंत भरोसा दिलाते हुए बोली, फैन गे चिंता मत करो, इस बार ट्रीट मेरी तरफ से है। सिर्फ दोस्तों के बीच एक साधारण सा खाना होगा। मैं पक्का कहती हूँ, सिस्टर रुयान को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। तभी तुमने आने के लिए हामी भर दी। कॉल कटते ही जियांग वान ने कंधे उचकाए। उसने तो ऐसा कहा था, लेकिन अगर संयोग से मुलाकात हो जाए तो उसमें उसकी क्या गलती? जियांग शिंगयुए ने खुद ही कहा, रुयान को बुलाने की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, बात पक्की। जियांग वान पूरे जोश में थी। अगर इस बार दोनों का पैचअप हो गया तो सबसे बड़ा हीरो वही होगी। मौसम बेहद सुहावना था। धूप खिली हुई थी और आसमान बिल्कुल साफ था। जियांग वान ने पहले से ही जिंगई विलेज में एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। जैसे ही तुम अंदर आए, चारों ओर देखने का मौका भी नहीं मिला कि जियांग वान मुस्कुराते हुए जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। तुम बैठते ही बोले, धन्यवाद, मैं हमेशा तुम्हारी इस मेहरबानी की कद्र करूंगा। जियांग वान हंस पड़ी। इतने दिनों बाद मिले हो फैन गे, और अब मुझसे भी इतनी औपचारिक बातें करने लगे? हमारे बीच भी क्या थैंक यू बोलने की जरूरत है? उसने उंगलियां चटकाई और एक एक करके सारे व्यंजन टेबल पर सजने लगे। तभी ऊपर से एक आवाज आई, शियावान, क्या संयोग है? जियांग वान ने सिर उठाया और उसके चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसने तुरंत जियांग शिंगयुए के पीछे देखा। सिस्टर रुयान कहाँ है? दोनों के बीच तो सिर्फ एक संयोगवश मुलाकात तय हुई थी, फिर यहाँ आने वाला इंसान कैसे बदल गया? हालात समझते ही जियांग वान ने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, हाय, क्या संयोग है, आज तुम यहाँ कैसे? फिर उसने सफाई दी, मैंने खास तौर पर फैन गे को उनके एग्जाम खत्म होने की खुशी में बुलाया है। साथ ही वो बार बार आंखों से जियांग शिंगयुए को इशारा कर रही थी। सिस्टर रुयान कहाँ है? तुम्हें तो उन्हें लाना था। जियांग शिंगयुए ने बिना कुछ समझाए हल्की मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाया। उसकी नजर स्वाभाविक रूप से तुम पर आ टिकी। ओह, किस बात का सेलिब्रेशन? सवाल साफ तौर पर तुमसे था। हालांकि तुम्हारी और जियांग शिंगयुए की कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन जवाब न देना भी बदतमीजी होती। तुमने कहा मेरा एग्जाम खत्म हुआ है। जियांग शिंगयुए एक पल के लिए रुकी। ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम? जियांग वान ने थके हुए अंदाज में सिर हिला दिया। जियांग शिंगयुए ने पहले उसकी ओर देखा, फिर जिज्ञासा से तुम्हारी तरफ मुड़ी। तो तुम्हें यह सब आता है? इसके बाद उसकी नजरें तुम पर पहले से ज्यादा गंभीर हो गईं। बातचीत के दौरान जब तुमने अपने विषय से जुड़ी बातें कही तो उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी समझ काफी सटीक है। तुम्हारी नजर में जियांग शिंगयुए हमेशा रेस्टोरेंट, बार या क्लबों में दिखाई देने वाली एक आम पार्टी गर्ल थी। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे बायोलॉजी जैसे विषय की भी इतनी अच्छी समझ होगी। सचमुच किसी को देखकर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उधर उनके पास बैठी जियांग वान पूरी तरह उलझ चुकी थी। उन अनजान तकनीकी शब्दों ने उसका सिर घुमा दिया था। जैसे तैसे खाना खत्म हुआ और वो तुरंत बिल चुकाने चली गई। उसे जाते हुए देखकर जियांग शिंगयुए के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा और उसकी नजरें कुछ और गहरी हो गईं। बातचीत के बीच उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर एक नजर डाली। जियांग वान ने मैसेज किया है। उसे अचानक एक जरूरी काम आ गया है। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। दोनों साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकले। जियांग शिंगयुए ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारे लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। प्लीज, धन्यवाद। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के दौरान दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जियांग शिंगयुए कभी कभी स्टीयरिंग घुमाते हुए चुपके से तुम्हारी ओर देख लेती। तुम शांत बैठे हुए थे। तुम्हारे भीतर एक सधा हुआ पढ़े लिखे इंसान का सुकून झलक रहा था। तुम्हारी सीधी नाक, स्पष्ट जबड़ा, पतले बंद होंठ और गहरी आंखें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थीं, जिससे तुम्हारे चेहरे पर अनजाने में ही एक ठंडा और रहस्यमय आकर्षण आ गया था। पहले तुम अपने बालों को बड़े ध्यान से स्टाइल करते थे, लेकिन वो लुक कभी तुम पर जंचा नहीं। अब तुम्हारे बाल छोटे और बिल्कुल सादे थे। किसी खास स्टाइलिंग की जरूरत नहीं थी। बस यूं ही हल्के से स्कार्फ के नीचे सिमटे हुए फिर भी बेहद आकर्षक लग रहे थे। जियांग शिंगयुए की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमकी, लेकिन अगले ही पल गायब भी हो गई। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखा और सामने सड़क पर नजरें टिकाए ऐसे ड्राइव करती रही मानो उसका पूरा ध्यान सिर्फ रास्ते पर हो।
जब कार वायुवान रोड से गुजरी तब आसमान में हजारों ड्रोन एक साथ हवा में मंडरा रहे थे। वे बेहद व्यवस्थित ढंग से अपनी आकृतियां बदलते हुए एक शानदार ड्रोन लाइट शो पेश कर रहे थे। यह प्रदर्शन मुश्किल से 10 मिनट चला, लेकिन इसकी लागत कई मिलियन से शुरू होती थी। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे। जहां से वे गुजर रहे थे वहीं से पूरा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए जियांग शिंगयुए ने कार सड़क किनारे रोक दी और विंडशील्ड के पार आसमान में सितारों जैसी बनती बिगड़ती आकृतियों को दिलचस्पी से देखने लगी। तुमने भी उसकी नजर का पीछा किया और ऊपर देखा। रंग बिरंगे ड्रोन का वो शानदार दृश्य तुम्हें तुरंत अपनी ओर खींच ले गया। जियांग शिंगयुए ने अचानक पूछा, बताओ ऊपर कितने ड्रोन होंगे? तुम हल्का सा मुस्कुराए। इतना कौन गिन सकता है? फिर भी मेरा अंदाजा है 99। क्यों? उसने पूछा। तुमने एक पल सोचा, फिर कहा, क्योंकि प्रपोजल की बात हो तो लोग हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने का मतलब निकालते हैं। अगले ही पल आसमान में उड़ते ड्रोन ने शब्दों की आकृति बना दी। जियांग शिंगयुए ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह प्रपोजल है? उसने सामने बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। वहां एक सूट पहने आदमी खड़ा था जिसके पीछे गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता छिपा हुआ था। तुमने उसकी तारीफ करते हुए कहा, कमाल है। तुम्हें हमेशा लगता था कि जियांग शिंगयुए भी बस किसी अमीर घर की लड़की है जिसके पास पैसे के अलावा कोई खास काबिलियत नहीं होगी, लेकिन अब तुम्हारा यह भ्रम टूट चुका था। वो प्रोफेशनल, बेहद बारीक नजर रखने वाली और हर चीज पर ध्यान देने वाली इंसान थी। रात के खाने के दौरान हुई बातचीत से तुम समझ चुके थे कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग के मामले में उसकी क्षमता सचमुच डराने वाली थी। फिर सोचने पर तुम्हें एहसास हुआ कि लियू रुयान के आसपास के लोग, यहां तक कि खुद लियू रुयान भी पैसे कमाने के मामले में किसी से कम नहीं थे। अमीरों की दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी, इसलिए समय रहते उस दुनिया से सम्मान के साथ निकल आना ही तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला था। कुछ देर बाद कार तुम्हारे घर के सामने आकर रुकी। तुमने कहा, यही मेरा घर है, मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे उतरने के बाद जियांग शिंगयुए अभी ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि जियांग वान का फोन आ गया। तुम दोनों कहां चले गए? मैं पलटी तो तुम लोग गायब थे। दरअसल बिल चुकाने के बाद जब वो लौट रही थी तभी लगभग 1 साल पहले वाले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से उसकी मुलाकात हो गई थी, जिससे उसका बहुत पहले संपर्क टूट चुका था। उसे देखते ही वो उससे चिपक गया और बड़ी मुश्किल से उसने उसका पीछा छुड़ाया। जब काफी देर तक तुम लोग वापस नहीं आए तो उसे चिंता होने लगी। जियांग शिंगयुए ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, चेन फैन को अचानक कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं उसे पहले घर छोड़ आई। जियांग वान ने तुरंत पूछा, तो सिस्टर रुयान का क्या हुआ? हमने तो तय किया था कि संयोग से उनकी मुलाकात करवाएंगे, फिर तुम अकेली क्यों आई? जियांग शिंगयुए ने सपाट आवाज में जवाब दिया, वो मिली ही नहीं, शायद अपने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ होगी। जियांग वान ने अफसोस से कहा, इतना अच्छा मौका बेकार चला गया। कॉल खत्म होने के बाद जियांग शिंगयुए ने कार सड़क किनारे रोकी। उसने एक अनजान बैंक कार्ड नंबर खोला और उसमें एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। कुछ ही देर बाद सामने वाले का फोन आ गया। जैसी उम्मीद थी, मिस जियांग आप सच में बहुत उदार हैं। अगली बार मौका मिला तो फिर साथ काम करेंगे। अगर उस समय जियांग वान वहां होती तो हैरानी से उसका मुंह खुला रह जाता, क्योंकि दूसरी तरफ फोन पर कोई और नहीं बल्कि उसका वही एक्स बॉयफ्रेंड था। जियांग शिंगयुए ने शांत स्वर में कहा, जरूर, लेकिन एक बात जानने की जिज्ञासा है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जियांग वान को 10 मिनट तक रोके रखना। क्या वो सच में जरूरी था? आखिर 10 मिनट में क्या हो सकता है? जियांग शिंगयुए ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है कि बिल्लियां कैसे मरती हैं? फिर उसने ठंडे स्वर में आगे कहा, और हाँ, तुमने पैसे ले लिए हैं, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखना।